हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि हमने आप लोगों से अभी कुछ टाइम पहले प्रॉमिस किया था कि हम अपनी क्लासेस लेकर आएंगे कुछ ही टाइम में, ठीक है? और कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लाइन टू लाइन जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है? आपको इधर उधर कहीं ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, उनके कंसेप्ट भी देंगे। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी आपको हमेशा बना के रखनी, ठीक है? जितना आपको पढ़ा दिया जाता है आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, और क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसी कॉपी के अंदर करने हैं, और हम आपको जो क्वेश्चंस देंगे उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस कॉपी को यूटिलाइज करना। इज दैट क्लियर? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपको ऑलमोस्ट 100 से 150 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर के देंगे। इज दैट क्लियर? हमारा पहला चैप्टर आता है 11th का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यस और नो? इस चैप्टर को ज्यादातर बुक्स जो होती है वो मोल कॉन्सेप्ट्स कहती है, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट ये कोई चैप्टर नहीं बेटा, ये जो है पूरी केमिस्ट्री का एक बेस है, पूरी केमिस्ट्री का बेस है। जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो अपन को अल्फाबेट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए, तब जाकर हम उसे पूरा पढ़ पाते हैं। ऐसे ही ये पूरी केमिस्ट्री का आपका एक बेस है, और जब तक आप इस बेस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको फर्दर चैप्टर में प्रॉब्लम आती ही रहेगी, ठीक है? बिल्कुल अपन एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ जी, आपका चैप्टर का नाम तो मैंने बता दिया, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है इसमें कुछ बेसिक चीजें आएंगी, लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक होगा। ये चैप्टर 11th 12th यहाँ तक कि ड्रॉपर जो 12th पास बच्चे होते हैं उनको भी डरा देता है, बहुत टफ लगता है जब पढ़ते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर का नाम में सबसे पहला पॉइंट जो हेडिंग आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेचर ऑफ मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ने मैटर, किसी भी मैटर को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगा। ये किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? इसका बेसिस है उनकी शेप और उनका वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देयर वॉल्यूम, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे सॉलिड की, नॉर्मली सब जानते हैं, खूब पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन लिक्विड की, फिर उसके बाद अपन लोग बात करते हैं किसके मेरे बच्चों, गैस की। तो जहां भी मैटर वर्ड आता है यहाँ तीनों चीजें आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए सॉलिड का मतलब वो होता है जो बिल्कुल एकदम कंप्लीटली सॉलिड होता है। जैसे पत्थर ले लिया आपने, NaCl का क्रिस्टल, NaCl आता है ना, नमक के क्रिस्टल व्हाइट व्हाइट से बड़े बड़े, उनको आप कितना ही प्रेस कर दो, आप देखो उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? उनके शेप को भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इनका शेप और इनकी वॉल्यूम दोनों क्या होती है मेरे बच्चों, फिक्स हो। तो जिनकी भी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है वो कहलाते हैं सॉलिड। इज दैट क्लियर? जिनकी भी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। हाँ बेटा, मेरा नाम है राजेश जैन, ठीक है? और 26 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते हुए। तो आप कंटिन्यूटी से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे मैं सारी बातें बताता चलूंगा, क्योंकि ये आपका सबसे क्रिटिकल टाइम होता है 11th। और जिस बच्चे ने 11th को ढंग से नहीं पढ़ा, आगे तो क्या ही बोलूं, समझ में होंगे इशारे से। और जिस बच्चे ने शुरू में गड़बड़ी कर दी तो उसे संभलने में टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये साइकिल की प्रैक्टिस है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको एक 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 पेडल मारना होता है, हर चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही आपको हर चीज का ध्यान रखना है।
ठीक है? टाइम किल नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उनसे भी दूरी बना के रखना, ठीक है? मोबाइल, लैपटॉप इनका यूज़ तभी करना है जब आप लोग पढ़ रहे होते हो, उसके अलावा ज़्यादा यूज़ पढ़ने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो द बेस्ट है। लेकिन अगर आप चैटिंग के लिए, दोस्तों से बातें करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल डिवाइस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको ऊपर वाले ने ये 2 साल दिए हैं, इससे डिसाइड हो जाएगा आपको फ्यूचर में क्या करना है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है? ओके, अब आता है लिक्विड की बात करते हैं। देखिए लिक्विड के लिए क्या कहा जाता है, लिक्विड का जो शेप होता है, ये नॉट फिक्स होता है। सब जानते हैं। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में भरोगे उसी की शेप ले लेगा। अगर आपने जैसे पानी को गिलास के अंदर रखा है तो गिलास जैसी शेप हो जाएगी, चम्मच में रखा है तो चम्मच जैसी, कटोरी में रखा है तो कटोरी जैसी शेप हो जाएगी। और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सारे लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 0.001% तक कम किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं मैंने एक गिलास में पानी भरा है, 1 लीटर पानी भरा है। अगर मैं उससे प्रेशर लगाऊं उसके ऊपर तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्या? होता है। लेकिन वो इतना कम होता है कि अपन उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। सॉलिड को आप दबाओ वो बिल्कुल नहीं दबता, ना के बराबर उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। क्योंकि सॉलिड में तो जो पार्टिकल होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास होते हैं। इन्हें कितना दबाओगे? इससे ज़्यादा पास तो आएंगे नहीं। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े से दूर होते हैं, थोड़े से। हालाँकि मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, लेकिन इतने दूर नहीं होते। इसको जब प्रेस करोगे, लिक्विड को जब प्रेशराइज़ करोगे तो मॉलिक्यूल्स या उसके जो पार्टिकल होते हैं, थोड़े से पास तो आते हैं। जब पास आएँगे तो वॉल्यूम थोड़ा-सा कम होगा और वो वॉल्यूम कितना होता है? 0.001% तक कम हो जाता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं कि इनकी शेप नॉट फिक्स होती है हम जानते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स होता है। एक डंडे को थोड़ा-सा हिला दो, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। वो कहना ज़्यादा ठीक होगा। मेरी बात समझ में आ रही? गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। कोई चीज़ें जब बहुत दूर-दूर है, तो आप प्रेशर करके उन्हें पास ला सकते हो। अरे ला सकते हो कि नहीं, बच्चे बहुत दूर-दूर बैठे हुए, चलो रे पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास बस चलो पास आओ, पास आओ, पास आओ। वो पास आ सकते हैं। और अगर किसी गैस के ऊपर पहले बताओ हमारे चारों तरफ का वॉल्यूम कितना, तो सॉरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 1 एटीएम। 1 एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। अगर उस प्रेशर को मैं डबल कर दूं, 1 एटीएम की बजाय 2 एटीएम कर दूं, गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर को 1 एटीएम की बजाय 2 एटीएम कर दिया जाए, प्रेशर से चीजें पास आती है। तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाता है। अगर 1 लीटर की गैस है, 1 लीटर की गैस है, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, गैस के मॉलिक्यूल खेल रहे हैं आपस में। ऊपर से लग रहा है 1 एटीएम का प्रेशर। प्रेशर का मतलब जानते हो? दबा-दबा के पास लाना। अगर मैं प्रेशर दुगुना कर दूँ और दबाऊँ, दुगुना दबाया, 1 एटीएम की बजाय 2 एटीएम का प्रेशर कर दिया तो मॉलिक्यूल जो गैस के होंगे, गैस के जो पार्टिकल होंगे, एक दूसरे से इतना पास आ जाएँगे कि वॉल्यूम घटकर 50% तक कम हो जाएगा। अगर 1 लीटर की गैस है तो वह आधा लीटर हो जाएगा। 2 लीटर की गैस है तो 1 लीटर हो जाएगा। और गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता। अगर कमरे के अंदर गैस भरी हो तो कमरे जैसी हो गई। अगर बंद डब्बा गोलाकार है आपका तो उसके जैसी हो जाएगी। गिलास में गैस भरी है तो वो गिलास के जैसी हो जाएगी। यानी कि गैस की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही उसका क्या फिक्स होता है? वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों कैसी होती है मेरे बच्चों? नॉट फिक्स्ड। तो इसके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है किसी भी मैटर को 3 सब कैटेगरीज। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे
कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब 3 पार्ट में। किसके बेसिस पर? शेप और वॉल्यूम। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पर कितना ही प्रेशर लगा लो उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ना उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में उसी कंटेनर का रहेगा। और लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। उसके वॉल्यूम में अगर मैं प्रेशर को दोगुना कर दूं तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, 0.001% तक कम हो जाए। लेकिन अगर गैस की बात करूं तो गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होती है। और वॉल्यूम तो इतना भयंकर चेंज होता है कि अगर मैं प्रेशर को डबल कर दूं, 1 ATM के बजाय 2 ATM कर दूं, तो उसका वॉल्यूम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा रह जाएगा, यानी 2 लीटर से कितना हो जाएगा? 1 लीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस लाइन को लिख लीजिए। मैं एक लाइन बोल देता हूं यहाँ, आप चाहो तो नोट डाउन करते रहे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, on the basis of shape and volume, matter is subdivided. On the basis of shape and volume, matter is subdivided into three categories. Into three categories: A solid, A solid, B liquid, और C गैस। इज दैट क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहो तो इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो इसको एक बार। पढ़ने में ध्यान देना है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, शुरू में जोश रहता है। एग्जाम आपका चाहे वो आईआईटी का हो, जेई का, नीट जेई मेंस का हो, चाहे नीट का हो, तकरीबन 12 से 15 लाख बच्चे तो जेई में बैठते हैं, और तकरीबन 25 से 27 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन एग्जाम देने जाते हैं 1 लाख बच्चे ही। अब 1 लाख बच्चे, अरे देने सारे जाते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होना होता है वो 1 लाख बच्चे होते हैं। तो आपका कंपटीशन बस 1 लाख बच्चों से होता है। बाकी ये जो बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल की फीस या इंस्टीट्यूट की फीस भरने के लिए जाते हैं। तो बस 1 लाख बच्चों से कॉम्पीट करना है, और उनसे कॉम्पीट करने का एक ही सबसे इजी तरीका है, पढ़ते रहो कंटिन्यूटी के साथ। आ रही मेरी बात समझ में? और ये मत समझना कि 4-5 घंटे से कुछ हो जाएगा, 8 से 10 घंटे पढ़ना है फर्स्ट डे से ही। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ जी, अब आता है आपका मैटर। अभी जस्ट मैंने बताया था मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैटर को और कैटेगराइज करें तो मैटर दो टाइप का होता है, एक तो होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। देखो मिक्सचर क्या होता है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मैंने चीनी को पानी के अंदर डाला, मैंने नमक को पानी के अंदर डाला, कितनी चीनी डालूं? तब कितनी डाल तो 1 चम्मच, इसको बोलते हैं मिक्सचर। एक तरीके से सॉल्यूशन ही हो गया ये। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मतलब जिससे वो बना है, जैसे पानी और चीनी, तो क्या एक फिक्स रेशियो में बना है क्या? क्या जरूरी है कि हर आदमी 1 चम्मच ही चीनी को पानी में डालेगा, 1 चम्मच ही नमक को पानी में डालेगा? कोई 2 चम्मच ही भी डाल देता है, कोई 3 भी डाल देता है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट एक फिक्स रेशियो में नहीं। इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स आर नॉट इन अ फिक्स रेशियो, दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, चलो मैं बोल के लिखा दूंगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस नाम से लग रहा है प्योर है भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा आयरन, Fe, मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, उसके अंदर आयरन, आयरन ही तो, फेरम फेरम फेरम, Fe, यही होगा। ये होता है प्योर सब्सटेंस। जैसे प्योर Fe, प्योर Au गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर वाटर, प्योर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6।
तो बताओ यहाँ कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स है क्या? फिक्स है ना? यहाँ कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो बताओ इनका रेशो कितना आ रहा है? 6 रेशो 12 रेशो 6। आप चाहो तो इसका सिंपलेस्ट निकाल के देख लो, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा, यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बना है। अब जैसे अपनी बॉडी किस किस से बनी है? बॉडी के अंदर क्या क्या है? हाथ है, बाल है, नाक है, कान है, एक फिक्स रेशियो के अंदर है। दो आंख है, एक नाक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे बना है वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, तो उसे प्योर सब्सटेंस बोल। और अगर फिक्स रेशियो में नहीं होते तो उसे मिक्सचर बोल। कि साहब वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी 1 चम्मच चीनी डालूं 1 गिलास पानी में, मैं 2 चम्मच भी डाल सकता हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट के अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो नाम से ही लग रहा है सेम, होमो नाम से लग रहा है ना बच्चों, होमो मतलब आइडेंटिकल, सेम, मतलब पूरा मिक्सचर एक जैसा लगता है, यानी कि कंपोनेंट एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जैसे चीनी को पानी में डाल के हिला दो, अब आप पानी पियो, आप शुरू में पानी जितना मीठा लगता है उतना ही मीठा लास्ट में लगता है, लास्ट में ज्यादा लगता है? चम्मच से पूरी हिला दो ना चीनी। अरे समझ में आ रही मेरी? आपने एक गिलास जैसे पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है? अब आपने वो पानी सबको थोड़ा 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 सब डाल दिया, कब पियो, तो बताओ किसको ज्यादा मीठा लगेगा? पानी। सबको एक जैसा लगेगा, क्योंकि पूरा मिक्सचर एक जैसा मीठा हो गया, उसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब होता है, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। मान लेते हैं मैंने प्योर पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, अरे या प्योर पानी के अंदर तेल डाल दिया और चम्मच से हिला के फिर मैंने दिया सबको, तो बताओ किसको मिट्टी कम या ज्यादा मिलेगी कि सबको बराबर मिलेगी? अलग अलग मिलेगी ना। हो सकता है किसी के पास मिट्टी मिट्टी चली जाए, किसी के पास मिट्टी कम जावे, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि इसकी मैं 2-3 डेफिनेशन बता देता हूँ, ये आपके वापस काम आएगा 12th में सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, ये पूरा होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स इनटू ईच अदर। इसकी एक और डेफिनेशन है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म लगता है, एक जैसा लगता है। द मिक्सचर in which constituent particles are uniformly distributed throughout the bulk। यानी कि मान लेते हैं मैंने ये आपका एक गिलास ले लिया जिसमें आपका भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है बच्चों? पानी। इस पानी के अंदर मैंने चीनी डाली तो चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरा मिक्सचर एक जैसा लगे, इसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब इसके कितने ही टुकड़े कर लो इस पानी के, सबको एक जैसा टेस्ट आए। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनस की बात करूं, जैसे पानी के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी आपकी भारी होगी तो ऊपर नीचे बैठ जाएगी आपकी। अब बताओ क्या मिक्सचर एक जैसा लग रहा है? क्या यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या मिट्टी? अरे ऐसा अगर आप इस पानी को बांटोगे तो किसी के पास पानी चले जाएगा, किसी के पास मिट्टी मिट्टी चले जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसका जस्ट अपोजिट होता है हेट्रोजीनस, जो अभी मैंने बताया था। होमो का मतलब यूनिफॉर्मली और हेट्रो का मतलब नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। अब देखिए इसकी 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा होमोजीनस मिक्सचर क्या कहते किसे कहते हैं? द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स इन। दूसरी डेफिनेशन, द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में, पूरे पानी में एक जैसा मिक्स हो जाता है। या जो सबसे सीधी डेफिनेशन बताता हूं, होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है
जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब इजीली मतलब क्या चीनी और पानी को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो क्या? अब कर सकते हैं ना। हम गर्म करेंगे तो पानी तो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और जो चीनी होती है वो नॉन वेपोराइजेबल होती है। चीनी की वेपर थोड़ी बनती है, चीनी बच जाएगी। मैंने एक टर्म काम में लिया था, इजीली अलग कर सकते हो क्या? पकड़ पकड़ के अलग कर सकते हो क्या? आप मिट्टी या कंकर और पानी को तो अलग कर सकते हो, छान के अलग कर दो, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग। चीनी को छान के अलग कर सकते हो क्या? चीनी को पानी में घोलने के बाद। तो जिन्हें इजीली सेपरेट किया जा सकता है वो है हेट्रोजीनस, और जिन्हें इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता वो है होमोजीनस। तो पानी और नमक को या पानी और चीनी को सेपरेट करने के लिए आपको बॉईल करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोसेस। एक प्रोसेस है। अगर आपने प्रोसेस काम में लिए तो वो इजी ना हो गया। आ गया होगा शायद समझ में। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट एक फिक्स रेशो में नहीं मिले हुए हो। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिनमें कंपोनेंट एक फिक्स रेशो के अंदर होते हैं। आगे समझ में। अब प्योर सब्सटेंस को भी कैटेगराइज किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है? जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एलिमेंट क्या है? वो कंपाउंड जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं, या सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं। अरे मेरी बात समझ। जैसे मैंने लोहे का टुकड़ा लिया तो उसके अंदर लोहा 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 लोहा। चांदी का टुकड़ा लिया तो चार चांदी 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 चांदी। मान लो बाजार से आप गोल्ड खरीद के लाए तो पूरा गोल्ड गोल्ड गोल्ड। प्योर गोल्ड अगर आपने खरीदा है, प्योर गोल्ड 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 गोल्ड, ये कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। लेकिन अगर साहब अगर गोल्ड के अलावा अगर इसके अंदर मान लो कॉपर मिला होता, कॉपर, तो फिर वो मिक्सचर कहलाता ना, मिक्सचर बन जाता वो तो। अरे ऐसा और ना, वो मिक्सचर बन जाता। आपने अपन जैसे घरों में आपकी मम्मी को देखा होगा, या भैया को देखा होगा, पापा को देखा होगा, अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी रिंग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, गले में पहनते हैं, मम्मी वगैरह कान वान में पहनती है, तो वो जो गोल्ड होता है ना, वो मिक्सचर होता है, एलॉय जिसको बोलते हैं, एलॉय। मिश्र धातु अलॉय। एलॉय के अंदर अगर गोल्ड है तो उसके अंदर एयू के साथ कॉपर भी मिला होता है। अब कॉपर क्यों मिलाते हैं? प्योर गोल्ड जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे यूं मोड़ सकते हो। तो अगर आपने मान लेते हैं गले में कुछ पहना तो ये जाएगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हार्डनेस बनाने के लिए उसको मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है, और गोल्ड की हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर कॉपर मिलाएंगे, तो वो मिक्सचर बन गया। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम। जो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एयू है, एजी है, एफ है आयरन, पानी है H2O। अरे ऐसा और ना, एक ही टाइप का हो, पानी के अंदर पानी 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 H2 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 H2। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड पानी को मॉलिक्यूल बोलते हैं ना अपन। और मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जैसे H प्लस एच, एच अकेला जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एटम। हाइड्रोजन एटम। एटम और एटम ने मिलकर क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल। अरे यस और नो। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है ये H2 ही होता है, टू ही होए का जरूरी नहीं है। जैसे H2 होता है, ऐसे O2 होता है, ऐसे P4 होता है। फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4। सल्फर S, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8। तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तब समझते चले जाओगे। ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूल जो है एक तरीके से कंपाउंड ही तो है, H2O। तो डिफरेंट एटम आ गए ना इसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अरे ऐसा और दो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंपाउंड हो गया आपका। अगर मैं आपसे कहूं मिथेन, मिथेन भी एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक कंपाउंड ही है वो। मतलब मिथेन का मॉलिक्यूल वो एक कार्बन और चार हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। अगर सेम टाइप के एटम है तो वो एलिमेंट।
और अगर डिफरेंट टाइप के एटम है तो वो कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ गया? तो बताओ Au क्या है? एटम। Ag क्या है? एटम। सल्फर क्या है? एटम। ठीक है? और अगर सल्फर ही सल्फर इकट्ठे कर लिए और मैंने उसका गोला बना लिया तो वो सल्फर एलिमेंट हो। अरे यस और नो? ठीक है? ये क्या है? गोल्ड एलिमेंट, Au का एलिमेंट। इसमें Au ही Au है। और H2O क्या है? H2O ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। CH4 क्या है? ये कंपाउंड है। इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट है तो कंपाउंड है, लेकिन ये फिक्स रेशियो में होने चाहिए। पानी का फॉर्मूला H2O ही तो होता है। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन 4 एटम। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अब एक बार वापस सारे को समराइज कर लेते हैं। मैटर के बारे में बता ही दिया। मैटर की 2 कैटेगरीज भी बना सकते हैं अपन। एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर कंपोनेंट इन एनी रेशियो रह सकते हैं, किसी भी रेशियो में। आप 1 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच चीनी डालो। होमोजीनस मतलब पूरा मिक्सचर एक जैसा लगता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर अलग अलग लगता है, दिखने में ही आपको अलग अलग लगेगा। होमो इसे इजीली अलग नहीं कर सकते, प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि बॉइलिंग कर लिया आपने। ठीक है? हेट्रो इसे इजीली अलग कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट जिनसे बना है अपन पकड़ पकड़ के अलग कर सकते हैं। ठीक है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स रेशियो में होते हैं। अभी तो बताया था मैंने। जैसे H2O के अंदर फिक्स रेशियो क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही ग्लूकोज के अंदर फिक्स रेशियो क्या हो गया आपका? ये रहा 6 रेशियो 12 रेशियो 6। प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सारे एटम एक, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर सेम टाइप की जगह डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते और एक फिक्स रेशियो में होते, तब उसे अपन बोलते क्या? कंपाउंड। इज दैट क्लियर? ठीक है? अब मैटर के बारे में तो मैंने अभी पिछले उसमें लिखा ही दिया था पेज पर। अब हेडिंग डाल लीजिए मिक्सचर। मिक्सचर लिख लिया मिक्सचर, और लिखिए डैश लगाकर मिक्सचर। देखिए द सब्सटेंस इन विच constituent particles are present in any ratio. The substance in which constituent particles are present in any ratio. एग्जाम्पल लिखिए, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। एक और लिखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मिक्सचर इज कैटेगराइज्ड, मिक्सचर इज कैटेगराइज्ड इन टू subcategories. Mixture is categorized in two subcategories. Subcategories. इसमें पहला पॉइंट डाल लीजिए, पहला होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। डैश लगा के लिखिए, डैश लगाकर, द मिक्सचर इन विच, द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, the mixture in which constituent particles are present, are present, are present in any ratio, are present in any ratio, are present in any ratio, like like sugar solution, like sugar solution। कंटिन्यू करते रहिए। इन होमोजेनस मिक्सचर,
इन होमोजीनस मिक्सचर constituent particles are completely mixed in each other, are completely mixed in each other। और लगा के एक और डेफिनेशन और लगाइए। देखिए, द मिक्सचर इन विच constituent particles the mixture in which constituent particles are are uniformly distributed are uniformly distributed throughout the body थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली, पूरी बॉडी मतलब पूरे पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और लगाकर एक और डेफिनेशन। ये तीनों ही काम की डेफिनेशन है, ये पेपर में स्टेटमेंट में पूछी जाती है। सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना आप 12th के अंदर, तब आएगा वापस ये। एक और लिखिए और लगा के, द मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स the mixture in which constituent particle can't be separated the mixture in which constituent particles can't be separated easily can't be separated easily अलग नहीं कर सकते ना इनको। ठीक है, अब उधर लिखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट, पहला आपने देखो फर्स्ट डाला होगा, ऊपर देखो होमोजीनस, अब उसी के नीचे अब लिखो सेकंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसमें तीनों डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। देखिए, द मिक्सचर इन विच the mixture in which constituent particles the mixture in which constituent particles are not uniformly distributed the mixture in which constituent particles are not uniformly distributed like like sand in water sand in water मिट्टी, पानी के अंदर मिट्टी। दैट क्लियर? ये तो हो गया मिक्सचर का काम, हो गया पूरा मिक्सचर का पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, आ रही है समझ में? अब आता है आपके पास क्या, प्योर सब्सटेंस। हेडिंग डाल लीजिए प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज। अब लिखो डैश लगाकर, द सब्सटेंसेज इन विच द सब्सटेंसेज इन विच constituent particles are present constituent particles are present in a fixed ratio in a fixed ratio like like gold, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होता है, कॉमा सिल्वर, कुछ भी लिख लो कोई सा भी एलिमेंट, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ग्लूकोज, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में ये वाला, ये खोपचा कॉपी कर लो, रेशियो फिक्स आ रहा है ना ये, देखो मैंने लिखा है, देखो डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे बना है, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, इनका रेशियो फिक्स है। इसको कॉपी कर लो, ग्लूकोज कॉपी करो इसको, हो गया। ठीक है, अब इसी के नीचे लिखो, ग्लूकोज लिखा है जो ये लिखा है इसी के जस्ट नीचे, प्योर सब्सटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डैश लगा के लिखिए, एलिमेंट के बारे में भी बताया था,
एलिमेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं। देखिए, द सब्सटेंस which contain only one type of atoms. The substance which contain only one type of atom. One type of atoms. हो गया? अब देखिए, एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं। एलिमेंट को मेटल में भी डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट को नॉन मेटल में भी डिवाइड किया जा सकता है, और एलिमेंट को मेटलॉइड में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में तो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मेटल अपन सब जानते हैं, सोना, चांदी, आयरन, ये मेटल होते हैं। नॉन मेटल भी सब जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे होते हैं, तो इनके बारे में तो कोई आपसे पूछता ही नहीं है। लेकिन मेटलॉइड फिक्स होते हैं, मेटलॉइड खूब पूछा जाता है। तो मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं? भोले, शिवजी, तब, ऐसी, तेरी, आत्मा का प्रोग्राम, ये मेटलॉइड्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। एक आदमी है, एक औरत है, और ये, अरे समझ में आ गया? दोनों के दोनों ही कैरेक्टर है इसके अंदर। ठीक है? ऐसे मेटलॉइड्स में मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, मेटलॉइड्स खूब पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिख दी। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल में लिखिए एलिमेंट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है? मेटलॉइड्स, मेटल सब जानते हैं, नॉन मेटल सब जानते हैं, मेटलॉइड्स तो आप लिख लो। हालांकि मैं पीरियोडिक टेबल में लिखाऊंगा, इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी लिख लीजिए। मेटलॉइड्स हेडिंग डाल लो और डैश लगा के लिखो। मेटलॉइड्स हेडिंग डाल लो, डैश लगा के लिखिए। देखिए, द सब्सटेंस which contain metallic and non-metallic character. The substance which contain metallic and non-metallic character. The substances which contain metallic and non-metallic character. ठीक है? अब वो कौन कौन से हैं, पहले नाम लिख लो। बोरॉन, बी, एसआई, सिलिकॉन, जीई, जर्मेनियम, एसबी, एसबी, सेबियम, एएस, आर्सेनिक, टीई, टेल्यूरियम, एटी, एस्थेटीन, पीओ, पोलोनियम, पी, एसआई, जीई, एसबी, एएस, टीई, एटी, पीओ। भोले, इसका गाना भी लिख लो, गाना। ये एमटीआर याद रखना, एमटीआर मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बातें। बहुत अच्छे अच्छे से एमटीआर बना रखे। अभी तो खैर शुरू किया ही कहाँ है, अभी तो अपन जीरो पे चल रहे हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल जीरो से चालू करेंगे अपन। ठीक है? एमटीआर मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बातें। इसका एमटीआर लिख लो, भोले शिव, भोले शिव जी, तब, ऐसी, तेरी, आत्मा का प्रोग्राम। भोले शिव जी, तब, ऐसी, तेरी, आत्मा का प्रोग्राम। ऐसे डायरेक्ट तो रट ही नहीं सकते। अरे डायरेक्ट तो तुम्हें क्या, मुझे भी याद नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते 26 साल हो गए। मैं भी पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, भोले शिव जी। क्योंकि रटना, कुछ चीजें ऐसी हैं, आप देखो, आप 100% अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनमें से आप ये मान के चलिए कम से कम 20% चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। अब ये आपको याद होना चाहिए। और रटने वाली चीजें ही ज्यादा आपको परेशान करेगी, तो माइंड एकदम सफोकेटेड कर देगी आपका। लेकिन तरीके से याद रखो।
को। अरे यस और नो? ठीक है। अब आता है कंपाउंड, एलिमेंट हो गया ना, अब आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड को कैसे पहचानोगे? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखिए, कंपाउंड द सब्सटेंस इन विच, दूसरा पॉइंट डाल लो, कंपाउंड लिखो डैश लगे, सब्सटेंस इन विच, द सब्सटेंस इन विच constituent particles are different. The substance in which constituent particles are different, but are present in same ratio. होते तो सेम रेशियो में, but are present in same ratio. But are present in same ratio. Like H2O, H2O, comma CH4. CH4 को क्या बोलते हैं अपन? मिथेन। CH4 ब्रैकेट में लिख लो, मिथेन, मिथेन। अब देखो इधर, H2O कैसे बनता है? H2O, H प्लस 2O, सही लिखा क्या मैंने? ये तो HO2 हो गया। क्या होगा फिर आपका? 2H और एक O, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, तब जाकर H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। या H2O का क्या है? एक कंपाउंड। ऐसे ही CH4 कैसे बनेगा? एक कार्बन का एटम है, चार हाइड्रोजन का एटम है, तब जाकर एक CH4 बनेगा। तो बताओ, इनका रेशियो फिक्स नहीं आ रहा है क्या? 1:4। इसको चेंज कर सकते हो क्या आप? CH4 बनाने के लिए 1:4 का रेशियो आना चाहिए। ऐसे ही H2O बनाने के लिए 2:1 का रेशियो आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो कंपाउंड के नीचे ही, कॉपी 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 कॉपी। कर लिया? हो गया? चलो, अब ये पूरा कॉपी कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ मैटर, मिक्सचर, प्योर, ये टेबल सब बना रखा है ना मैंने, लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको पूरे को कॉपी कर लीजिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एकदम मस्त बिंदास, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खतरनाक, बिल्कुल जीरो से चालू करके बियॉन्ड द लेवल बहुत आगे तक ले जाएंगे आपको, चिंता मत करो। बस ये ध्यान रखना, क्लास कंटिन्यू रखना है। क्लास में गड़बड़ी करी, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी वजह से क्लास छूटनी पड़ गई, या क्लास छूट गई या छोड़नी पड़ी, तो उस टाइम को आपको नेक्स्ट डे कवर करना ही पड़ेगा। अगर आप एक दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिर वो 8 घंटे का जो नुकसान हुआ है ना, बाकी 6 दिन में बैलेंस करो उसको। आगे समझे? तो 1.5 या 2-2 घंटे पर डे एक्स्ट्रा पढ़ो, तब वो कवर होंगे आपके। ठीक है, एक साथ अगर 8 घंटे आज नहीं पढ़े, तो दूसरे दिन 16 एक साथ मत पढ़ने बैठना, तो डाइजेस्ट नहीं होगा। कॉपी कर लिया? ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन आगे। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है जनरली दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो देख के पता लग जाती है, सूंघ के, टच करके, मतलब बिना उसमें चेंज करे। अरे यस और नो? कोई चेंज नहीं। जैसे मान लेते हैं, मुझे देखना है कि ये लड़का है, तो मैंने ऐसे देख लिया इसको, हाँ ये तो लड़का है, दिख रहा है तो साफ लड़का है। क्या मैंने उसमें कोई चेंज किया? क्या फिजिकल या केमिकल को चेंज नहीं किया ना, कोई चेंज। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना किसी चेंज के ऑब्जर्व की जा सकती है ना? जैसे मैंने कहा, ये क्या है? ये क्या है? तो आपने देख के ही बता दिया, ये तो मोबाइल है।
तो मैंने क्या इसमें कोई चेंज किया क्या? इसकी कोई रिएक्शन कराई, इसके पेज-वेज खोल के देखते ही पता लग रहा है। हैं? मेरी बात समझ में ऑर्डर अरे वाह! इसमें तो गुलाब की खुशबू आ रही है। हैं? इसमें बदबू आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? पढ़ो आप देखो डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान और कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट। आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान। जैसे ये पेन है, मैंने इसको चेंज किया, इसके कंपोजिशन में कोई चेंज किया, मैंने अपने आप ही बता दिया कि ये ब्लैक कलर का है। कलर अरे वाह! इसमें गुलाब की खुशबू आ रही है, ऑर्डर। अरे यार, ये तो सॉलिड है, इसको उबालने में तो बहुत टाइम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट। अरे यार, ये तो पिघलने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मेल्टिंग पॉइंट। और यार, ये तो भारी है, भारी, भारी है ये तो, डेंसिटी। रुई, कॉटन, अरे ये तो हल्का है, हल्का, हल्का है, डेंसिटी। मैंने क्या कुछ चेंज किया क्या? तो बिना चेंज के अगर किसी प्रॉपर्टी को निकाला जाता है, वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है? अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नाम से लग रहा है केमिकल रिएक्शन से पता लगेगा। अरे ऐसा और मैंने कहा ये एसिड है, कैसे है? मुझे तो नहीं लग रहा ये एसिड है। तो आपको उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी बेस के साथ। देखो बेस से रिएक्शन कर गया, ये बेस है, कैसे है बेस? सब टेस्ट करके पहचान लो, ये कोई जरूरी है क्या? हर एसिड स्वाद में खट्टा होता है। शहद एसिडिक नेचर का होता है। हैं? क्या का होता है मैक्सिमम जो एसिड होते हैं वो सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन सारे एसिड खट्टे हो जरूरी थोड़ी होता है। अभी ले ली ना आपकी शहद क्या होता है? एसिडिक। और एसिड को पहचानने के कई तरीके हैं। नाम सुना होगा गलती से लुईस एसिड, आर्सेनिक एसिड, आगे पढ़ोगे अभी। अभी थोड़ी कूद जाओगे, ठीक है ना? तो एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबशन। अब कोई पूछ रहा है कंबशन का मतलब क्या होता है? ये भी आपके आगे आएगा, मैंने सिर्फ लिखा है। कंबशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसको बोलते हैं कंबशन। कार्बन का कंबशन होगा कि नहीं होगा तो रिएक्शन करा के चेक किया ना। अरे ऐसे और ना, कार्बन का कंबशन होगा कि नहीं होगा तो आपने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बिना किसी चेंज के किसी कंपाउंड की कंपोजिशन में चेंज के, कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट में चेंज कर, मतलब बिना उसे छेड़े निकाली जा सकती। और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जब उसे छेड़ना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। मैंने कहा एसिड है क्या? देख के बताओ। मैंने कहा देख के तो कैसे बताऊं, रिएक्शन करके बताऊंगा तब पता लगेगा एसिड है कि नहीं। अरे आगे समझ में? ठीक है, कॉपी कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, कॉपी कर लीजिए। कंबस्टिबिलिटी का मतलब बता दिया ना, कंबशन रिएक्ट। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। कॉपी कर लो, कॉपी 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 कॉपी। ध्यान रखना, वापस कह रहा हूं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। 2 कॉपीज अपने साथ रखिए, एक कॉपी आपके नोट्स के लिए होगी और दूसरी कॉपी आपके न्यूमेरिकल्स के लिए होगी। ठीक है? उन न्यूमेरिकल्स में अपन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। सब कुछ आपको दे दिया जाएगा इन क्लासेस के अंदर ही। बस कॉन्टिन्यूटी का ध्यान रखिए, ये डिस्टर्ब नहीं हो चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ओके, आप चाहो तो मैं इसका क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं। ठीक है, इस क्यूआर कोड के अंदर आपका जितना भी पढ़ा है वो सार आ जाएगा। इसको आप स्कैन कर लीजिए। आज मैंने बोर्ड पे जितना भी लिखा है ना, हालांकि वैसे ही वीडियो आ जाएगी आपके पास। ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जितनी भी पढ़ाएंगे अपन वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको स्कैन कर लीजिए, जितना भी मैंने आज पढ़ाया वो सारा मिल जाएगा। ठीक है।
अगली क्लास जो रहेगी, मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें अपन इसके जस्ट आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ओके? कॉपी कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, गुड लक, कंटिन्यू रखिए क्लास को।